हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में, इस नए लेक्चर में। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रही होंगी, यहाँ पे जो काफ़ी जो है वो मार्क्स हैं, यहाँ पे सब कुछ एग्जाम्पल्स सब कुछ लिखा हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ ये कि इस लेक्चर को मैंने एक बार जो है वो रिकॉर्ड पहले कर लिया था, लेकिन जब उसको रेंडर करने की बारी आई, उसको एक्सपोर्ट करने की बारी आई, तो उसमें ये हुआ कि इसकी ऑडियो ही रिकॉर्ड नहीं हुई। जैसा कि आप यहाँ पे देख रही होंगे इस लेक्चर को, इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से इसको समझाया गया था, लेकिन यहाँ पे इशू ये आ गया कि यहाँ पे इसकी वो जो ऑडियो है वो ही रिकॉर्ड ही नहीं हुई। तो चलो कोई बात नहीं, आपके लिए इसको मैं फिर से जो है वो बता देता हूँ कि मैंने इसमें बताया क्या क्या था और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो बैंकिंग सेक्टर है वो यूपीएससी जो जीएस मीन्स 3 टॉपिक है उसके रिलेटेड काफ़ी जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जैसा कि अभी आप देख रही होंगे कि जो आत्मनिर्भर भारत की जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो एक शुरुआत की है, उसके रिलेटेड जो अगर इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट होना है, तो इंडिया को सबसे पहले अपने बैंकिंग सेक्टर में जो है वो रिफॉर्म करने पड़ेंगे। बैंकिंग सेक्टर है वो सुधारना पड़ेगा। तो इसके रिलेटेड जो है वो जो राइटर ने जो है वो आर्टिकल यहाँ पे लिखा था। तो ये आपका जो है वो जीएस 3 में आ गया है आपका सिलेबस में। और जो जो लोग इस बार जो 2020 जो मेंस होने जा रहा है जनवरी में, तो उसमें भी ये जो टॉपिक है और जो आर्टिकल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट इशू है इंडियन बैंकिंग सेक्टर को लेके। और जो लोग 2021 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी जो आर्टिकल है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये इशू जो है, आर्टिकल तो नहीं कह सकते, जो इसमें जो इशू को एड्रेस किया गया है वो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट इशू है। तो इसमें मेन चीज़ इसमें क्या थी कि जो एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप था आरबीआई का, उसने रिकमेंड ये किया था कि जो एक कॉरपोरेट जो हाउस है, जो कॉरपोरेट हाउस होता है, कॉरपोरेट हाउस क्या होते हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उनको जो है वो बैंकिंग सेक्टर में उनको जो अलाउ करने के लिए इन्होंने बोला था। तो इन्होंने जब ये बोला था, तो इसी के ऊपर जो राइटर है उन्होंने अपनी प्रक्रिया देते हुए इस आर्टिकल को जो है वो लिखा है। इन्होंने ये बताया है कि जो इन्होंने आईडब्ल्यूजी ने जो रिकमेंडेशन दी है वो ना ही इतनी कोई बड़ी बिग बैंग थ्योरी की तरह है कि जिसकी तरीके से सारे जो बैंकिंग सेक्टर में जो रिफॉर्म एक बड़ा बदलाव आएगा, ना ही वो ये है। और ये सिर्फ एक रिस्क फ्री भी आप इसको नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें काफ़ी रिस्क भी है इस चीज़ को लेके। तो उसमें इन्होंने जो उनका फर्स्ट जो आइडिया है वो क्या, ये आइडिया क्यों हुआ, क्यों ये आइडिया आया कि जो कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं उनको बैंकिंग में उनको लाइसेंस देना चाहिए। तो फर्स्टली जो आरबीआई है, ये आईडी की बात जो हो रही है, इन 2013 में क्या था, आरबीआई ने एक गाइडलाइंस इशू की थी, जिस गाइडलाइंस में आरबीआई ने ये कहा था कि जो उन्होंने परमिट किया था कॉरपोरेट हाउसेस को और इंडस्ट्रियल हाउसेस को कि वो बैंकिंग सेक्टर के लिए जो लाइसेंस होता है उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ देखनी है कि जो बैंक का जो लाइसेंस है किसी कॉरपोरेट हाउस को या किसी इंडस्ट्री को वो कैसे दिया जाता है। एक तो ये चीज़ आपको देखनी है, और दूसरी चीज़ आपको ये देखनी है कि जो क्राइटेरिया जो इसका होता है वो क्राइटेरिया क्या होता है, क्योंकि ये आपको प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी एक हेल्प कर सकता है। इसका क्वेश्चन आस बन सकता है इस पे क्वेश्चन कि क्या क्राइटेरिया होते हैं किसी बैंक को, जो किसी कॉर्पोरेट हाउस को एक लाइसेंस बैंक लेने के लिए, या फिर सिंपली एक किसी एक एंटिटी को बैंकिंग में आने के लिए या बैंकिंग लाइसेंस लेने के लिए। तो एक तो ये चीज़ आ गई, और दूसरी यहाँ पे उन्होंने ये, अब आर्टिकल पे आते हैं। अब जो अ, आज तक कोई भी ऐसा कॉर्पोरेट हाउस नहीं है जिसको ऐसा कि जो लाइसेंस है वो दिया गया हो, अल्टीमेटली जिसको है जो लाइसेंस जो है वो दिया गया हो, एक्सेप्ट दो एंटिटीज हैं। और जो वो दो एंटिटीज कौन कौन सी है, वो है आईडीएफसी
और बंधन फाइनेंस सर्विसेज, इनको जो है वो लाइसेंस जो है वो बैंकिंग में दिया गया है। आईडीएफसी आप जानते ही हो कि आईडीएफसी बैंक है जो, उसकी काफ़ी सर्विसेज हैं। और एक बंधन बैंक है, उनके जो सर्विस, इनके बैंक जो है वो अभी चल रहे हैं। तो हाउएवर नन ऑफ द एप्लीकेंट, जो बाकी एप्लीकेंट्स थे वो अभी इतने फिट नहीं है, उनका वो क्राइटेरिया नहीं फिल करते हैं अभी बैंकिंग लाइसेंस होल्ड करने के लिए। तो इसमें एक ये चीज़ आ गई। और 2014 में ये हुआ था कि जो आरबीआई है, इन्होंने जो वो जो एक लॉन्ग स्टैंडिंग जो प्रोहिबिटिंग थी, जो एक काफ़ी लंबे समय से जो प्रोहिबिट किया गया था कॉर्पोरेट हाउस को और बिग इंडस्ट्रीज को, तो उसको इन्होंने कंटिन्यू रखा 2014 से अब तक। और ये क्यों कंटिन्यू रखा था, क्योंकि 2008 में एक फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म जो है उसकी जो कमेटी थी उसको हेड कर रहे थे रघुराम राजन। तो उन्होंने ये कहा था, ये हवाला दिया था कि जो कॉर्पोरेट्स बैंक्स को, कॉर्पोरेट सेक्टर्स को अगर हम अलाउ करेंगे हम अपने बैंकिंग सेक्टर में, तो यहाँ पे ये एक एक इमेच्योर स्टेप होगा। ये कोई एक एक इतना बड़ा रिफॉर्म नहीं होगा और इसमें गवर्नमेंट को ही जो है वो अपने बैंकिंग सेक्टर को ही जो वो एक थोड़ा सा लॉस जो है वो हो सकता है। और ये भी इतने मैच्योर नहीं हुए हैं हमारे जो बैंकिंग सेक्टर है कि वो कॉर्पोरेट बैंक के साथ जो है वो कंपटीशन जो है वो कर सकें। और ऐसा ही सिस्टम आपको यूएस में देखने को मिलेगा प्रेजेंटली। तो अब दूसरी यहाँ पे ये चीज़ है कि यहाँ पे वरीज क्या है, क्यों नहीं उनको अलाउ किया जा रहा, और उसके प्रोज एंड कॉन्स जो है वो क्या है। तो मेन तो ये चीज़ है कि जो IWG है, इंटरनल वर्किंग ग्रुप है, उन्होंने इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताया है। तो फर्स्ट थिंग, अगर इनको जो अलाउ किया जाता है तो उसमें क्या होगा, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो एक तो उसके अगर उनके आने से बैंकिंग में जो है वो कंपटीशन जो है वो स्टिफ होगा, कंपटीशन एक स्टैंडर्ड सेट करेगा। उसके बाद जो है वो कैपिटल फ्लो काफ़ी बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी एक जो है वो इन्वेस्टमेंट होगी। तो एक तो ये चीज़ आ गई। और दूसरा, इसका मेन कंसर्न क्या है, क्या कंसर्न है, क्यों नहीं उनको जो है वो अलाउ कर रहे हैं ये। तो दूसरी एक ये चीज़ आ गई, अगर इन्होंने बैंकिंग कॉर्पोरेट सेक्टर्स को या इंडस्ट्रीज को अगर उन्होंने बैंकिंग सेक्टर में अलाउ कर दिया, तो वो क्या करेंगे कि वो उन जो फंड्स हैं उनको जो है वो अपने बिजनेस के लिए, उसके जो फंड्स हैं उनको अपने बिजनेस के लिए, पर्सनल यूज के लिए वो है वो जो यूज करेंगे। इसलिए यहाँ पे स्कैम 1992 देखा होगा, तो उसमें यही चीज तो हुई थी, यही चीज तो हुई थी कि उसमें क्या था, वहां पे एक चीज ये अलग थी कि वो पब्लिक सेक्टर बैंक थे, वो जैसे एसबीआई वगैरह हो गया, उनके पब्लिक सेक्टर बैंक थे। तो उनके जो थे, उनके जो फंड्स थे वो यूज किए गए थे एक कॉर्पोरेट द्वारा। लेकिन यहाँ पे ये होगा कि कॉर्पोरेट के जो कॉर्पोरेट का ही बैंक होगा, उसमें जो पब्लिक का पैसा होगा उसी को जो है वो अपने पर्सनल यूज के लिए वो यूज करेंगे। एक तो यहाँ पे ये चीज आ गई। तो इसकी एग्जांपल देते हुए राइटर ये कहते हैं कि जैसे जो पॉलिटिशियंस हैं जैसे वो अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए बैंक्स को यूज करते हैं, वैसे ही जो कॉर्पोरेट हाउस हैं वो अपने यूज के लिए जो वो बैंक का जो फंड्स होगा उसको अपने यूज के लिए उसको यूज करेंगे। तो इंटरनल वर्किंग ग्रुप ने उसमें दो चीज़ें ये एड्रेस की हैं कि इसमें आरबीआई को किन दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, किन दो चीज़ों में डील करने के लिए उनको जो दिक्कत आएगी। तो जो दो चीज़ों में उन्होंने डील करने के लिए जो दिक्कत आएगी, एक तो है जो इंटरकनेक्टेड लैंडिंग है, जो एक बैंक से दूसरे बैंक में जो लैंडिंग होगी, प्राइवेट जो कॉर्पोरेट बैंक्स है उनके उनके अंदर ही जो लैंडिंग होगी, एक तो वो चीज़ आ गई। और उसमें जो मैकेनिज्म होगा उस लैंडिंग को लेके, वो कैसा होगा, इसको जो है वो उनको देखना पड़ेगा। और जैसा कि इन्होंने यहाँ पे राइटर ने एक और चीज़ यहाँ पे ये लिखी है कि जो कॉर्पोरेट हाउस होते हैं बड़े बड़े, वो क्या करते हैं कि उनके पास एक काफ़ी कैपिटल होता है और उनके पास काफ़ी एक ब्रिलियंट माइंड्स होते हैं कि वो जो मनी को है जो वो इंटरनली एंड आउटरली फ्लो कर सकते हैं। तो इसमें एक ये थोड़ा एक कंसर्न की बात रहेगी।
तो इसमें आरबीआई को इसमें इस चीज़ को डील करना पड़ेगा इंटरकनेक्टेड लैंडिंग को लेके, ठीक है। तो दूसरा उसके क्या क्या उसको लॉस बनाने पड़ेंगे। अब उसको अगर आरबीआई कोई एक्शन लेगा तो उसमें क्या होगा कि जो जो बैंक्स हैं वो फेलियर होने के चांस उसके बढ़ सकते हैं, क्योंकि क्या करें कॉर्पोरेट्स क्या करेंगे, अपना जो पैसा है वो निकाल भी सकते हैं, उसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो बैंक्स हैं वो कोलैप्स होने के चांस जो है वो उनका जो फेलियर होने के चांस है वो ज़्यादा है। ऑल दो यहाँ पे मॉरिटोरियम तो लगा सकता है आरबीआई, लेकिन मॉरिटोरियम आरबीआई तब लगाएगा जब आरबीआई को थोड़े उसके स्टैंडर्ड्स जो है वो पता लगेंगे। लेकिन अगर उसके स्टैंडर्ड्स ही उसको पता नहीं लगे, उनके जो फंड्स ही उन्होंने मैनिपुलेट कर दिए, तो उनको कैसे पता लगेगा। तो एक तो ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे उन्होंने तीसरी चीज़ ये एड्रेस की है कि यहाँ पे जो एक क्रेडिबिलिटी है एक रेगुलेटर की, वो यहाँ पे जो है वो हर्ट हो सकती है। अब क्या है कि जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस हैं वो इतने पावरफुल हैं कि वो रेगुलेटर्स को इतना सीरियसली नहीं लेंगे, एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़ उनके कनेक्शंस होंगे, और वो अपने जो उनके जो मेंबर्स होंगे उस पे, वो उनके जो बोर्ड डायरेक्टर्स होंगे, बोर्ड मेंबर्स होंगे, इंटरनल जो है उनकी बॉडीज होंगी, उनमें जो है उनके अपने लोग होंगे। गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं कर पाएगी। अगर गवर्नमेंट ही उसमें इंटरफेयर नहीं कर पाएगी तो आरबीआई के लिए भी थोड़ा ये जो चैलेंजिंग हो जाएगा, उनके जो रेगुलेटर है उसके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा कि इसको एड्रेस करने के लिए। और तो यहाँ पे उन्होंने एक और चीज़ ये कही है कि जो प्रेजेंटली जो बैंकिंग सेक्टर है, जो बैंकिंग एक्टिविटीज़ है बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को लेके, उसमें जो एनबीएफसीज हैं, वो जो एक एनबीएफसीज हैं वो थोड़ा सा एक उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो काफ़ी जो है अच्छा रहा है जो प्रेजेंटली पिछले 10 साल में। ओके। तो उन्होंने ये कहा है कि जो एनबीएफसीज हैं उनको जो है वो एक जो कॉर्पोरेट्स के जो अलाउ जो कॉर्पोरेट्स के द्वारा जो ओन की गई हैं, तो उनको एलिजिबल कर देना चाहिए उनके कन्वर्जन के लिए। इसमें एक ये चीज़ आ गई। और सम ऑफ द कन्वर्जर्स ग्रेजुअली एंटिटी ऑफ दिस, ये थोड़ा उन्होंने वही बता दिया जैसे मैंने आपको बताया कि पहले इसमें थोड़ी दिक्कत आएगी उसको, और कैसे कैसे वो एक हर्ट हो सकता है। तो बाकी इसमें लास्ट पॉइंट उन्होंने ये कवर किया है कि अगर कॉर्पोरेट्स आएंगे, कॉर्पोरेट्स की एंट्री होगी बैंकिंग सेक्टर में, तो एक बैंकिंग सेक्टर एक प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो है वो मूव करना शुरू हो जाएगा। तो जैसा कि आपको बताया कि प्राइवेटाइजेशन की जो वही वही बात यहाँ पे ये कर रहे हैं कि जो अगर कॉर्पोरेट हाउस जो आएंगे उनके आने से जो है वो प्राइवेटाइजेशन होने के जो चांसेस हैं। अब यहाँ पे कंक्लूजन में वो ये कहते हैं कि जो इंडियन बैंकिंग सेक्टर है उसको रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, लेकिन सरकार को कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे जिससे जो है वो इन्वेस्टर्स का जो है वो जो इंटरेस्ट है वो बना रहे, और एक एक बैलेंस एक अप्रोच लेके जो है वो यहाँ पे गवर्नमेंट को है जो चलना पड़ेगा, आरबीआई को चलना पड़ेगा। उनकी जो कमेटीज है उनको एक इसमें अच्छी सी एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि वो कैसे एक बैंकिंग सेक्टर को जो है रिफॉर्म करेंगे, और कैसे एक ये फायदा रहेगा एक हमारी इकोनॉमी के लिए। जैसे कि आप जानते ही हैं कि आत्मनिर्भर भारत का जो कंसेप्ट है वो यही है कि आपको सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा। और हम जैसे कि जो अभी इंटरनेशनल मार्केट में जो फाइनेंस इकोनॉमी की जो हालत है वो आप देख रहे ही होंगे। तो उस चीज़ को भी यहाँ पे इस इसको पूरा एक आप आंसर जो है अपना मेंस में आप इसको लिख सकते हैं, चाहे वो 2020 का मेंस दे रहे हो कोई, या कोई 21 का मेंस दे रहे हो, तो उनके लिए जो है ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट जो है वो इशू है जो एड्रेस किया गया है राइटर द्वारा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम और भी जो है ऐसे ही जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो आपके लिए यहाँ पे लाते रहें, और उस मटेरियल को वो अच्छी तरह से जो है वो अपने मीन्स आंसर राइटिंग में उसको लिख सकते हैं। तो आप इसमें एक चीज़ ये कर सकते हैं कि जो मेंस की प्रीवियस ईयर पेपर है इकोनॉमी के उसको देखिए, उसमें जो बैंकिंग सेक्टर के में जो रिफॉर्म्स के जो क्वेश्चंस आए हैं उसको देखिए, और उसमें यहाँ पे ये एड्रेस कीजिए, ये जो पॉइंट्स आपको बताए हैं यहाँ पे ये एड्रेस कीजिए। इससे जो है वो आपकी आंसर राइटिंग है वो काफ़ी जो है वो इम्प्रूव होगी। अगर आपने अभी तक अपना इकॉनमी स्टार्ट नहीं किया है तो प्लीज़ अपनी इकॉनमी जो है वो उसको स्टार्ट कर दीजिए। जो 21 का जो मेन प्रीलिम्स दे रहे हैं उनको ये चाहिए कि जो 21 का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको ये चाहिए कि
अपना जो है वो तैयारी जो है वो अभी से जो है वो एक अच्छी तरह से वो कर लें, ताकि उनको ज़्यादा जो है वो दिक्कत ना आए उस टाइम पे। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।